हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका सीटेट पेपर 2019 साइंस। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका अ टीचर बिगिंस द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल ऑफ फूड। मतलब कि एक शिक्षक जो है वो आपका कक्षा का आरंभ मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करता है, कह रहा हो भोजन के नमूने में मंड मतलब स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करके उसका क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिंग करता है। ठीक है, प्रदर्शन करता है। तो द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव स्टेटमेंट इज, मतलब जो यहाँ पर अंडरलाइन करा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिंग, इसका संज्ञानात्मक प्रक्रिया से क्या रिलेटेड है वो बताना है आपको। ठीक है, तो पहला क्या है, अंडरस्टैंडिंग बोध करना, दूसरा आपका क्रिएटिंग, तीसरा आपका एनालाइजिंग और चौथा आपका अप्लाइंग। तो जो यहाँ पे आपका जो टीचर स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्च के परीक्षण से, तो अंडरस्टैंडिंग तो इसका होगा नहीं आंसर। ठीक है, क्रिएटिंग कोई नया भी कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। थर्ड है एनालाइजिंग, मतलब कुछ एनालाइज भी नहीं कर रहा है। ठीक है, बट इसका फोर्थ आंसर होगा आपका अप्लाइंग, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। सेकेंड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन। मतलब इसमें कौन सी ऐसी गतिविधि है जो बच्चे को सक्रिय अधिगम नहीं करती है। ठीक है, एक्टिव लर्निंग नहीं है। तो लिसनिंग टू अ लेक्चर इन अ क्लास, स्टैब्लिशिंग साइंस क्लब, ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर। ठीक है, तो इसमें जो नीचे के तीनों ऑप्शन है, इसमें तो बच्चा क्या है, एज अ एक्टिव लर्नर की तरह क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि ये तीनों जो एक्टिविटी है क्या है आपकी एक तरह से चाइल्ड सेंटर है। ठीक है, जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लिसनिंग टू अ लेक्चर इन अ क्लास, जो है इसमें बच्चा क्या कर रहा है, आपका लेक्चर सुन रहा है। मतलब इसमें बच्चा क्या है, एक्टिव नहीं है, पैसिव लर्नर की तरह। ठीक है, इसमें जो एक्टिव है वो क्या है, आपका टीचर है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस। मतलब विज्ञान में जो आपका निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। मतलब जो स्टूडेंट्स है आपका, तो उसके बीच में जो लर्निंग गैप्स है हम उसको किसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो पहला है आपका कॉन्सेप्ट मैप, दूसरा है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, और सी है आपका पोर्टफोलियो, डी है आपका टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू भी हम लर्निंग गैप्स का पता लगा सकते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं, सी है आपका पोर्टफोलियो के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आपके स्टूडेंट के बीच में जो है आपके लर्निंग गैप को पता लगा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, ए बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि इसमें से कौन सा साधन जो है आपका वो अवलोकन पर आधारित होता है, ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। ठीक हो गया, तो पहला आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, दूसरा ओरल टेस्ट, तीसरा आपका रिटन टेस्ट, चौथा आपका पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है, तो ये तीनों तो क्या है आपके टेस्ट हो गए, इनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जो फर्स्ट वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 64 का फर्स्ट आंसर। अब है आपका अगला क्वेश्चन, ये तो थे आपके पीडागोजी के क्वेश्चन, साइंस पीडागोजी के। अब है आपका अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको इसमें बताना है कि चार ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। तो पहला है आपका पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट, दूसरा आपका अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स, सी आपका कैमल वूल इज यूज्ड टू मेक कारपेट्स, डी आपका पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स। तो जो आपकी पश्मीना शॉल होती है आपकी जम्मू कश्मीर में मिलती है। ठीक है, शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोड्स, ये क्या होती है आपकी गोड्स के हेयर से बनती है पश्मीना शॉल। ठीक है, सेकंड है तो ये तो आपका सही है, ए ऑप्शन। दूसरा आपका अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रैबिट्स, जो अंगोरा है ये भी आपकी एक गॉड का नाम है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रैबिट लिखा हुआ है। ठीक है, सी आपका कैमल वूल इज यूज टू मेक
कारपेट। जो कैमल की जो वूल होती है उसका यूज हम कारपेट बनाने के लिए करते हैं। कारपेट का मतलब दरी वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो इसका ये भी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका क्या है, सही है। ठीक है, डी ऑप्शन है आपका पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट्स। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा था कि जो आपकी पश्मीना शॉल होती है वो आपकी किससे मिलती है, गॉड से, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है आपका रैबिट। तो इसका डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। बट इसमें पूछा है आपका करेक्ट आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इन चारों में से, ए एंड सी वाला। तो ये आपका सेकंड आंसर क्या हो गया, इसका सही हो गया है। ठीक है, अब 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो। ठीक है, आपको इसमें एनिमल्स के फीचर दिए हैं और इसको आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लॉन्ग बैकबोन, इसको हिंदी में बोलेंगे आप लंबा मेरुदंड या रीढ़ बोलते हैं। ठीक है, बी है आपका मैनी मसल्स, मतलब इसमें क्या होती है, इनकी बॉडी में बहुत सारी क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं। सी है बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जब ये आपकी आगे की ओर जाता है तो क्या करता है कि बहुत सारी क्या बनाता है, कर्व बनाता है। ठीक हो गया, तो जैसे पहला ऑप्शन है हुकवॉर्म नहीं होगा, सेकंड है स्नेक, थर्ड है अर्थवॉर्म और फोर्थ है स्नेल। तो आपने स्नेक को देखा होगा, आपका स्नेक जो है इस टाइप से जाता है, तो ये क्या हो गया, इतने सारे, ये क्या करता है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो ये क्या बनाता है, एक तरह से कर्व बनाता है। ठीक हो गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला सही। ठीक है, अब है आपका 67, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो 67 क्या कह रहा है कि पहला है आपका आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल। आर्टरीज को अगर हम बोलेंगे हिंदी में तो इसको बोलते हैं आप धमनी। ठीक है, इसकी धमनियों की भित्तियां क्या होती हैं आपकी, प्रत्यास्थ होती है। सेकंड है कह रहा है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। थर्ड आपका ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। फोर्थ आपका आर्टरीज हैव थिक वॉल्स। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका गलत है। ठीक है, तो क्या है, जो आर्टरीज है इलास्टिक वाल्स, आर्टरी की जो वाल्स होती है वो आपकी इलास्टिक होती है, प्रत्यास्थ होती है, ये तो आपका सही है। सेकेंड है आपका ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये जरूरी नहीं है आपकी कि जितनी भी धमनियां है वो सारी की सारी क्या है आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाए। ठीक है, तो आपका ये सेकेंड ऑप्शन क्या है, इसका रॉन्ग है। थर्ड क्या कह रहा है कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, मतलब जो आर्टरीज होती हैं आपकी ये ब्लड को ले जाती हैं, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड को ले जाती है हार्ट से अदर पार्ट्स में, मतलब हृदय से अन्य भागों को ले जाती है। फोर्थ ऑप्शन है आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, जो आर्टरीज की वाल होती है वो आपकी क्या होती है, थिक वॉल्स होती है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जो आर्टरीज होती हैं हमारी वो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड्स को ले जाती है हार्ट से अदर पार्ट्स की ओर। तो यहाँ से जब ब्लड जाता है हार्ट से अदर पार्ट्स की ओर तो वो हाई प्रेशर में जाता है। ठीक है, मतलब बहुत अधिक दाब से जाता है। ठीक है, तो बहुत अधिक प्रेशर से जाएगा, तो इसलिए जो आर्टरीज की वाल होती है वो आपकी क्या होती है, इलास्टिक होती है, और साथ ही साथ क्या होती है आपकी थिक वाल्स होती है। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 68 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर। आपको इसमें सही क्रम बताना है। तो पहला आपका एसिटिक एसिड, इधर है कर्ड, लैक्टिक एसिड, स्पाइनेच, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, एस्कॉर्बिक एसिड और विनेगर। तो जो आपका एसिटिक एसिड होता है ये आपका मिलता है विनेगर में, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। आपका जो लैक्टिक एसिड होता है किसमें मिलता है आपका कर्ड में, दही में। ठीक है, तो ए का फोर्थ ऑप्शन कौन सा है वो देखेंगे आप, तो ए का फोर्थ ऑप्शन तो आपका फोर्थ वाला दिख रहा है, इसके साथ बी का फर्स्ट ऑप्शन, तो बी का फर्स्ट हो गया। अब सी जो है ऑक्जेलिक एसिड ये मिलता है आपका स्पाइनेच में, स्पाइनेच को हिंदी में हम बोलते हैं पालक। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है आपका सिट्रस फ्रूट में, तो बी सी का हो गया आपका सेकंड और डी का हो गया आपका फर्स्ट, सॉरी डी का हो गया आपका थर्ड, तो इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ। अगला क्वेश्चन है आपका 69, एक्स इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एक्स है आपका ऐसा केमिकल है या रसायन है जो क्या होता है आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है और जो हेल्प करता है आपके फूड के
डाइजेशन में, मतलब भोजन के पाचन में हेल्प करता है आपका एग्स, ठीक है क्या। व्हेन एग्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस, अब फिर ये आगे कह रहा है कि अगर जो आपका एग्स है वो एक्सेस अमाउंट में, मतलब अधिक अमाउंट में क्या हो गया आपका सिक्रीट हो जाएगा या स्रावित हो जाएगा, इट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, तो वो क्या कॉज करेगा, कह रहे हैं हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, कह रहे हैं, ठीक है। लाइक इंडाइजेशन, जैसे आपका इंडाइजेशन, अपाचन हो जाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि वाई इज अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन, तो वाई में जो है आपका ऐसा केमिकल है जिसमें हम मतलब इस कंडीशन से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, वो आपको वाई बताना है। वट कुड बी एक्स एंड वाई, तो आपको एक्स और वाई बताना है, ठीक हो गया। तो एक्स जो होता है आपको पता है कि स्टमक में क्या होता है आपका HCl प्रेजेंट होता है, जो आपकी क्या करता है डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक हो गया। तो एक्स तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें जो एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपकी दो ही कंडीशन में, एक सेकंड में और एक फोर्थ में, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड तो आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अब बताना है आपको वाई, तो वाई इज अ केमिकल यूज टू ट्रीट दिस कंडीशन, दिस कंडीशन मतलब जब आपका इंडाइजेशन हो जा रहा था तो उसको हम कौन से केमिकल से उसका ट्रीटमेंट करते, तो वो आपको बताना है। तो जो वाई हो जाएगा अपने जो, तो वाई जो होगा आपका इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीसिया होता है जिससे हम इसका इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट करते, तो वाई क्या हो जाएगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, और एक्स हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड, निम्नलिखित में से प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो आपका यूज होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में भी आपका यूज होता है, दही के बनने में हमने लैक्टोबैसिलस पढ़ा था, तो वो भी आपका क्या एक तरह से बैक्टीरिया है। और फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन इन जूस में भी आपका बैक्टीरिया का यूज होता है। तो बच्चा आपका एक ही बेकिंग ऑफ ब्रेड, डबल रोटी के पकने में, इसमें आपका क्या होता है फंजाई का यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया थर्ड में बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है, जबकि यहाँ पे किसका यूज होता है आपका ईस्ट का यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है वो आपको बताना है। तो पहला है आपका कंजर्वेशन, दूसरा आपका डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन, और फोर्थ आपका इरोजन, ठीक है। तो जो कन्वर्जेशन है इसका मतलब होता है आपका संरक्षण, मतलब जो भी नर्म में जो भी चीजें उन सबको आपको क्या करना है संरक्षण करके रखना है, बचा के रखना है, मतलब, ठीक है। जो आपका सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन, इसका मतलब है कि इसमें क्या हो रहा है आपका वनों का नाश कर रहे हैं, वनों का कटान कर रहे हैं, ठीक है। डिसर्टिफिकेशन में आपका मरुस्थलीफिकेशन, और इरोजन में आपका अपर्दन हो गया, मृदा अपर्दन, सॉइल इरोजन वगैरह जो होते हैं आपके, ठीक है। तो ये तीनों तो क्या है आपके नेगेटिव टर्म हो गए एक तरह से। तो जो आपका कंजर्वेशन है ये आपका क्या है पॉजिटिव टर्म है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों आपके नेगेटिव पॉइंट है। अगला है आपका 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, और रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। तो आपको पता है आपने 2 तरह की प्रोसेस पढ़ी होंगी, एक फिजिकल और एक केमिकल चेंज। तो इसमें आपका केमिकल चेंज जो होता है जिसमें आपका कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नई चीज बनती है, तो वो क्या कहलाती है आपकी केमिकल चेंज कहलाती है, ठीक है। तो जो आपका डाइजेशन है, आपने कोई फूड खाया तो डाइजेशन होके वो क्या बनता है कोई नई चीज बनती है, तो ये आपका क्या हो गया केमिकल चेंज हो गया। फोटोसिंथेसिस भी क्या होती है आपकी केमिकल चेंज एक तरह से, रेस्पिरेशन भी क्या है आपका केमिकल चेंज है, बट जो क्रिस्टलाइजेशन है ये आपका केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा 72 का। अब है अगला आपका 73,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स दिए गए हैं, कुछ कणों के साइज या आकार दिए गए हैं, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटने से बढ़ते हुए क्रम में लगाना आपको। ठीक है, तो पहला है आपका क्ले में जो पार्टिकल्स होंगे, जो कण होंगे आपके, वो क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो पहले क्ले आ जाएगा, फिर उसके बाद आ जाता है आपका सिल्ट गाद, इनमें गाद बोलते हैं, जो आपका नदी के साथ बहा के आता है, उसको हम सिल्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका सैंड, बालू, रेत जो होता है आपका। उसके बाद आ जाएगा ग्रेवल, जो बजरी होती है, इससे थोड़ा सैंड से बड़े साइज में होती है। अब लास्ट में आ जाएगा आपका रॉक, चट्टान। तो ये हो गया आपके घटने से बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे छोटे साइज जो होंगे कणों के वो क्ले में होंगे, और जो सबसे बड़े साइज होंगे वो आपके रॉक में होंगे। तो इसका थर्ड आंसर ट्रू हो जाएगा। अगला है आपका द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। जो आपकी फिश है, फिश में जो आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, हिंदी में आप उसको क्लोम भी बोल सकते हैं। उसका क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है फिश में, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एक्सक्रिएट वेस्ट इनटू वाटर, मतलब जो जल में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है गिल्स के थ्रू। या सेकंड ऑप्शन है टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, या वायु से ऑक्सीजन का ग्रहण करती है, मतलब वायु से जो है आपकी ऑक्सीजन को लेती है गिल्स। थर्ड है आपका ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वाटर, मतलब में जो जल में जो उपस्थित होता है आपके पोषक, उनका क्या करती है, अब ये एब्जॉर्प्शन करती है या अवशोषित करती है, वो आपको बताना। फोर्थ है एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो फिश में जो गिल्स होती हैं आपकी, वो क्या फंक्शन करती हैं, ये क्या करती है आपकी जो वाटर, जो आपकी जल में ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है जल से, उसको एब्जॉर्ब करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके रॉन्ग है। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। मतलब आपका संयोजक तार नहीं है, आपके पास कोई संयोजक तार के नहीं, आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट करना है। ठीक है, और आपके पास क्या है, कनेक्टिंग वायर नहीं है, उसको कनेक्ट करने की क्या है, वायर नहीं है। तो आप किसका यूज करेंगे इन चारों ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। अब ब्लेड, पेपर स्ट्रिप, रबर बेल्ट या वुडन स्टिक। तो ये तीनों तो जो है आपके पेपर स्ट्रिप, रबर बेल्ट और वुडन स्टिक, इन तीनों में क्या है आपकी करंट फ्लो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं कर सकती तो आप क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट भी नहीं बना सकते इन तीनों से। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है आपका इसमें, ब्लेड। ठीक है, जब आप ब्लेड को कनेक्ट करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट भी क्या हो सकती है, आसानी से फ्लो हो सकती है। ठीक है, 76 आपका मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर या हिंदी में आप इसको बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, वो उसमें इमेज का प्रेक्षण कर रही है, कह रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। मतलब जो आपका मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे बीच में कहीं पे आपका मिरर रखा है, तो 5 मीटर इधर की साइड भी है और 5 मीटर आपका इधर की साइड भी है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। मतलब ये यहाँ पे मिरर रखा हुआ है आपका, इससे 5 मीटर डिस्टेंस पे है अभी वो। ठीक है, सी मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब वो जो मंजुला है वो यहाँ पे है आपकी, इस मिरर से 5 मीटर इधर है, और 5 मीटर क्या है, मिरर के पीछे की साइड को भी 5 मीटर बनाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर की ओर मूव कर गया है। मतलब यहाँ पर मंजुला है वो 1 मीटर यहाँ पर पहुंच गई है, ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा आपका 1 मीटर इधर पहुंच जाएगी मंजुला। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल एंड हर इमेज नाउ। आपको इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो पहले आपकी जो डिस्टेंस थी मिरर से मंजुला के बीच में वो 5 मीटर थी। अब 5 मीटर से 1 मीटर क्या है, वो आपकी मिरर की ओर आ गई है। ठीक है, तो वैसे ही इसके बैक मिरर के पीछे की साइड पे क्या होगा, वो 1 मीटर आगे आ जाएगी। अब क्या है 1 मीटर आगे आ गई है, तो इसका मतलब 5 में से बन गया आपका 4 मीटर बचेगा। 4 मीटर ये हो जाएगा आपका मिरर से और मंजुला के बीच में। ऐसे ही 4 मीटर क्या होगा, इस मिरर के पीछे भी बनेगा आपका 4 मीटर। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा आपका 8। तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 8 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 77 क्या कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन
3 सेकेंड आपका जो कोई पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता है आपका 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड में, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, आपको इनमें से क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है आपका, यहीं पे लिख दे रही हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है आपका नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब और नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि कितने दोलन वो कर रहा है, टाइम मतलब समय होगा। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं इसमें, 30 टाइम्स है, यहाँ पे 30 दोलन कर रहा है हिंदी में, ठीक है। तो एफ बराबर हो जाएगा आपका 30 अपॉन टाइम कितना है, 3 सेकेंड में कर रहा है वो, तो इसके नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 से ये कट गया तो कितना आ गया 10, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो इसकी, अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है आपकी, हर्ट्ज, ठीक है। अब देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज कहाँ कहाँ पे है आपकी, यहाँ पे तो 0.3 हर्ट्ज है, तो ये तो आपका ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 हर्ट्ज है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे 0.3 हर्ट्ज है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड सही हो जाएगा। इसमें फ्रीक्वेंसी तो 10 हर्ट्ज आ गई है। अब जो आवर्तकाल होता है आपका, इसे भी निकाल के देख लेते हैं, और निकले तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू है। बट टाइम पीरियड है, आवर्तकाल जो होता है आपका 1/f होता है, ठीक है। तो 1/f कितना आया, आपकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज आई है, तो इसके नीचे आप 10 लिख देंगे, ठीक है। अब 10 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.1 आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका ट्रू हो गया है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन टाइम होता है। अगर आपकी आवर्तकाल की बात की जाएगी तो टी बराबर हो जाता है आपका 1/f। तो आपको ये दो फॉर्मूले यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा आपका गलत कथन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप, मतलब किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल जो होता है कह रहा है उसकी आकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन, मतलब जो हम बॉल बियरिंग का यूज करते हैं मशीनों में, तो वो आपका कह रहा है कि फ्रिक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट कैन नेवर बी इलिमिनेटेड ऑन अर्थ, मतलब अगर आपकी पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण जो होता है उसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपका ट्रू है। फोर्थ आपका, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब लोटनी घर्षण जो होता है सर्पी घर्षण से हमेशा कम होता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी सही है। फोर्थ भी सही है, थर्ड भी सही है, और फर्स्ट जो कह रहा है किसी तरल में गति करते किसी के पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति या शेप पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। आपने जैसे बोट देखा होगा, और जो बोट होती है वो आपकी कैसी होती है, इस टाइप की होती है, ठीक हो गया। तो ये क्या है, ये भी आपका फर्स्ट वाला भी सही है। अब इसमें पूछा कि इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि बॉल बियरिंग का यूज हम फ्रिक्शन फोर्स को डिक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन इज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको सत्य कथन इसमें से ढूंढना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें कह रहा है कि जो आपका आयरन है वो रिप्लेस कर सकता है जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से। सेकंड है आपका, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब जिंक आपका रिप्लेस कर सकता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, कॉपर से मतलब जैसे आपका Zn प्लस CuSO4 है, ठीक है। तो ये Zn क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 प्लस कॉपर बना लेगा वगैरह, ठीक है। ऐसी कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, ऐसी आप FeSO4 का सॉल्यूशन लोगे, उसमें डाल दिया आपने कॉपर, तो ये कह रहा है कि जो कॉपर होता है वो आपका इस आयरन को रिप्लेस करके कॉपर सल्फेट बनाता है, कह रहा है। तो आपको इसमें से जो आपका ट्रू ऑप्शन है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें जो होता है आपका जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव होता है देन कॉपर और आयरन के, ठीक है। मतलब जिंक क्या है आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है,
अब उसको आप चाहे कॉपर के सॉल्यूशन में रखे चाहे आयरन के सॉल्यूशन में रखे, तो वो उनको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और अपना खुद का सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, तो ओनली जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका सही है। तो इसका हो जाएगा आंसर थर्ड, ओनली बी, जिसमें क्या होगा, जिंक रिप्लेस कर सकता है आपके कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। अगला है आपका 80, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। आपको इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है। पहला कह रहा है द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब जो आपकी प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर, जो रेंज होता है, कह रहा है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। अब आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स। मतलब जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उससे हम कह रहे हैं कि ओनली बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। थर्ड क्या कह रहे हैं, रूम टेम्परेचर हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोर्थ है लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज होती है इतनी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। उसके बाद जो आपकी प्रयोगशाला या लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसका रेंज होता है आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये किसका होता है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है जिसको हम ओनली लेबोरेटरी या प्रयोगशाला वगैरह में यूज करते हैं आपका। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। रूम टेम्परेचर, ये थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है। उसके बाद कह रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ओनली बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर मेजर करना है तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत, बच्चा आपका फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होती है वो आपकी 10 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका रेंज सबसे ज्यादा होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें पहला ऑप्शन है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल। कि जो आपकी कैलोरी मान है या ऊष्मी मान जो है आपका वो कह रहा है कि सीएन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, गलत कथन। ठीक है, तो पहला आपका द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल। मतलब जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो आपकी सीएनजी की ज्यादा होती है डीजल के कंपेयर में, तो ये आपका सही ऑप्शन है। अगला है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। जो केरोसिन होती है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है कोल के कंपेयर में, तो ये भी आपका सही ऑप्शन है। थर्ड है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड। तो जो कोल की है, कोयला है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, ऊष्मी मान क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वुड की। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतने जल्दी क्या होता है आपका बर्न करता है। ठीक है, फोर्थ है द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ एलपीजी। यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो एलपीजी की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बायोगैस की। तो हमें पूछा है कि इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके सही है, बचा फोर्थ। तो फोर्थ क्या है आपका गलत है, तो इसलिए फोर्थ क्या हो जाएगा इसका ट्रू आंसर। अगला क्वेश्चन है अ बस ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट्स। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको बताना है कि जो बस है उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है। ठीक है, तो इसे कैसे करते हैं, आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन समय होता है। हमें क्या निकालनी है, इसमें डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी निकालनी, तो दूरी बराबर हो जाएगा आपका चाल इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहले फर्स्ट केस में निकालेंगे। फर्स्ट केस
क्या है आपका कि द बस ट्रेवल ऑफ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स। मतलब कोई बस क्या है आपकी 12 मिनट में कितनी चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट केस दूरी बराबर हो जाएगा आपका, चाल कितनी इसकी 50 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना दिया है 12। अब आपका जो इसमें टाइम दिया है, जो समय दिया है वो आपका मिनट में है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपका हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 12/60 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 12 5 जा 60, ये हो गया, 5 से आपका 50 कट जाएगा, तो ये तो आ गया आपका 10 किलोमीटर। ठीक है, फर्स्ट केस में ऐसे ही आप निकालेंगे इसका सेकंड केस। सेकंड केस में भी वही होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो आप दूरी बराबर कर देंगे। सेकंड वाले में क्या कह रहा है आपका, देन एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट्स। मतलब कह रहा है कि अगले 18 मिनट में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से चल रहा है। ठीक है, तो इसमें चाल कितनी हो जाएगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना दिया है इसमें 18 मिनट्स दिया है, इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका हावर में, तो 18/60 कर देंगे। इसे काट दीजिए आप 2 से, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 0 हो गया। तो अब किससे कट रहा है आपका, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 9 हो गया। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है, हमें पूछा है डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस या कुल दूरी बराबर हो जाएगी आपकी, फर्स्ट केस में कितना चला है वो 10 किलोमीटर, तो आप लिख दो 10 प्लस सेकेंड केस में कितना चला है वो 12, तो 10 प्लस 12 कर दो तो कितना आ जाएगा 2 और 1 2 22 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर, मतलब इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 82 ऐसे करना। तो अगला है आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। आपको इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, पहला है ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन। पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इन अ पीरियोडिक मोशन। मतलब जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर कह रहा है कैसी घूमती है, आवर्ती गति होती है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड क्या है, द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब जो प्रकाश की गति होती है आपकी वो एक सरल रेखा में गमन करती है, तो ये भी आपका ट्रू है। द मोशन ऑफ प्लग स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑसिलेटरी मोशन। मतलब जो सितार के तार होते हैं वो आपकी दोलन गति करता है कह रहा है। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अब इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन। ये जरूरी नहीं है आपके कि सारे पीरियोडिक मोशन क्या हो आपके सर्कुलर मोशन हो। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा पेंडुलम जो होता है, हम इसको एक कील पर आपने ऐसे बांध दिया है, अगर आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस टाइप से मोशन करता है। ठीक है, ना कि ऐसे सर्कुलर मोशन में, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि ऑल सर्कुलर मोशन क्या है आपके पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन क्या है आपके सर्कुलर मोशन होंगे। इसका एक्सेप्शन केस हो गया आपका जो आपने एक धागे पे क्या हुआ, आपने पत्थर बांधे, आप इसको ऐसे घुमाओगे तो ये आपका क्या है पीरियोडिक मोशन, तो ये आपका फर्स्ट वाला इसका गलत हो गया। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज रियल, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज है क्योंकि इरेक्ट, ये ऑप्शन तो सही है आपका, प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रतिबिंब वास्तविक हो। रियल इमेज का मतलब है जो आपको पर्दे पर बने। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब आपके पर्दे पे न बन के उससे कुछ अंदर बनता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो क्या है इसमें गलत है आपका। अगला क्या है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, तो सी ऑप्शन इसमें
सही है आपका। जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप मिरर के सामने आपका दाहिना हाथ खड़ा करते हैं तो मिरर में हमें क्या होता है, बायां हाथ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए आपका प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी क्या कह रहा है, प्रतिबिंब का साइज बिंब की साइज के बराबर होता है, तो डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो अब इसमें ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। हमें क्या बताना था, इसमें कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है बताना था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड आंसर। लिस्ट एक ऑप्शन और था आपका कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है या लार्ज इमेज जो होता है इसमें आपका लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो जैसे आप अगर प्रतिबिंब के सामने खड़े हैं, अगर आपने दायां हाथ खड़ा कर रखा है तो आपको जो है समतल दर्पण में कैसा दिखेगा, बायां हाथ खड़ा होते हैं। अगर आप बायां हाथ खड़ा करते हैं तो आपको समतल दर्पण में दिखेगा कि आपने दायां हाथ खड़ा करा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो आपकी क्या लेटरली इन्वर्टेड है या प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित है। हेलो स्टूडेंट, जैसे ही आपका यहाँ पर आपका क्या है, समतल दर्पण है। ठीक है, इसके आगे आपने क्या रखी है, कैंडल रखी है। ठीक है, तो जो समतल दर्पण में भी आपको क्या दिखाई दे रही है, कैंडल दिखाई दे रही है। तो अब जो देख रहे हैं कि जैसे जो कैंडल है यहाँ पे क्या है आपकी सीधी रखी है, तो इसका प्रतिबिंब की भी क्या बन रहा है, आपका सीधा बन रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ये था। दूसरा कह रहा था कि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, तो जितनी आपकी कैंडल है उतना ही जो है प्रतिबिंब का साइज भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस। मतलब विज्ञान की प्रकृति के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका रॉन्ग है, गलत है, वो आपको बताना है। तो पहला आपका साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट, मतलब जो विज्ञान है आपका वो तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य होता है। ठीक है, अगला है साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, मतलब विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। इसके कहने का मतलब है कि जो साइंस में है उसमें अदर सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करके चलते हैं, तो ऐसा तो है, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब है कि अस्थाई, विज्ञान हमेशा अस्थाई होता है। हाँ, ये ऑप्शन भी आपका क्या है, सही है। साइंस प्रमोट्स स्केप्टिज्म, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, क्योंकि आपको पता है कि साइंस कब, क्यों, कैसे, इन सब के बारे में आंसर देता है, पूछता है। ठीक है, तो साइंस प्रमोट्स स्केप्टिज्म, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू का मतलब इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, सही हो जाएगा। अगला है आपका 86, एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहले ऑप्शन पढ़ते, ट्रू टू द क्लासरूम कल्चर, ट्रू टू साइंस टीचर, ट्रू टू द चाइल्ड, ट्रू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल। तो जो आपका एनसीएफ 2000 होता है, 2005 है, वो बात करता है आपकी कि जो क्लास या जो एजुकेशन होनी चाहिए वो आपकी कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। ठीक है, चाइल्ड पे ज्यादा जोर देता है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, ट्रू टू द चाइल्ड, चाइल्ड सेंटर की बात करता है आपका एनसीएफ 2005। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है प्रोसेस, सेकंड है कॉग्निटिव, थर्ड है हिस्टोरिकल और फोर्थ है इन्वायरमेंटल। तो आपको पता है कि जो साइंस होता है वो आपके प्रयोगों पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, प्रयोगों पर, मतलब हम साइंस को कैसे पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली ज्यादा फोकस करता है आपका, तो इसमें प्रोसेस पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 87 का। अगला है आपका 88, अनु टुक हर क्लास 8 चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप, मतलब अनु जो है वो क्लास 8 को फील्ड ट्रिप पे ले जाती है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर द एक्टिविटी, तो वो बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जा रही है, तो इस एक्टिविटी के क्या उद्देश्य हैं वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इट इनकरेज इंटरेक्शन अमंग
चिल्ड्रन और बच्चों की मध्य जो है इंटरेक्शन को क्या करती है, प्रेरित करती है, मतलब अंतः क्रिया जो होती है आपकी। बी ऑप्शन है इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल्स थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंस, मतलब वो प्रमोट करती है ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देती है। अगला है इट इनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन, में बच्चों में क्या है आपकी अवलोकन कौशल को बढ़ाना चाहती है। फोर्थ है इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर, मतलब कि जो फील्ड ट्रिप है ये आपका तोड़ता है, शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है या ब्रेक करता है। ठीक, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी एक्टिविटी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे इनकरेज इंटरेक्शन अमंग चिल्ड्रन, तो ये तो ट्रू है आपका कि अगर हम फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं तो बच्चों के बीच में क्या होगा, आपका इंटरेक्शन इंक्रीज होगा या इनकरेजमेंट होगा, तो ए ऑप्शन आपका ट्रू है। उसके बाद है इट प्रमोट्स प्रोसेस स्किल थ्रू कंक्रीट एक्सपीरियंस, हाँ बच्चे वहाँ खुद देख के सीखेंगे, मतलब उनके ठोस अनुभवों के द्वारा जो प्रक्रिया कौशल है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है आपका, तो बी ऑप्शन भी क्या है आपका ट्रू है। इट इनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन, मतलब इसमें बच्चों की जो है अवलोकन स्किल का भी इनहेंस हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि बच्चे वहाँ देखेंगे घूमेंगे तो उन्हें कोई भी चीज जो होगी वो इजीली पता चल जाएगी, तो सी ऑप्शन भी क्या है आपका इसका ट्रू है। इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल ऑफ टीचर, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका इसका गलत है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एप्रोप्रिएट है, तो ए बी और सी तीनों सही है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में ए बी सी ओनली सेकंड में है आपके, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 89, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल, ये बोल रहा है कि आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है। एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, उन्हें नर्चर देना, ठीक है। इनक्लूकेटिंग द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, कोऑपरेशन की भावना का डेवलपमेंट करना। अगला है कल्टीवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, मतलब जो वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। तो जो आपका साइंस एजुकेशन है अपर प्राइमरी लेवल पे, तो इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, तो सेकंड ऑप्शन तो क्यूरियोसिटी को डेवलप करना, बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप तो करना ही है, तो उसका सेकंड ऑप्शन तो आपका सही है। उसके बाद कह रहा है कि बच्चों में क्या है, कोऑपरेशन की भावना डेवलप करना, तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है आपका सही है। कल्टीवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, मतलब वैज्ञानिक स्वभाव का डेवलपमेंट करना, तो आपको फोर्थ ऑप्शन भी सही है। अब फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, इसमें क्या कर रहा है, आपके टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो गलत हो जाएगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, मतलब निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, तो आपको बताना आंसर। पहला है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द टीचर, शिक्षक की द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना, ठीक है। अगला है आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, बच्चों में से शिक्षा विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। अगला है आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। तो इन तीनों में तो क्या आपकी टेक्स्ट बुक की बात हो रही है जनरली, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय द शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, और जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे अगर आपस में आपके डिस्कस करेंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का क्या होगा, डेवलप होगा, मतलब अगर वो आपस में क्या बोल रहे डिस्कस करेंगे तो उनके जो माइंड में है न्यू क्या होंगे, थिंकिंग विचार आएंगे, जिससे उनकी क्या होगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, साथ साथ बच्चों में क्रिएटिविटी भी जनरेट होगी, तो इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा।